एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। दूसरे दिन शारिक म्यू अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर हाशमी से मिलने में उसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो तकरीबन 1 घंटे तक डॉक्टर हाशमी के पास बैठा रहा और फिर ये तय पाया कि मरियम को कल अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए और उसके 2-4 दिन बाद ऑपरेशन होगा। 1 हफ्ते के बाद मरियम का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन कामयाब रहा। चंद रोज मजीद अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टर ने उसे घर मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। उसकी देखभाल के लिए शारिक ने एक नर्स का भी इंतजाम कर लिया था जिसे 24 घंटे घर में ही रहना था। इस दौरान शारिक एक मर्तबा हाजी अब्दुल्ला से भी मिला था और उसे बता दिया था कि उसे उसकी पेशकश कबूल है, लेकिन माँ के ऑपरेशन की वजह से वो चंद रोज तक कहीं भी नहीं जा सकता। यूं तो शारिक इस दौरान समीना से भी मिलता रहा, लेकिन जिस दिन मरियम अस्पताल से घर आई थी उससे अगले रोज वो समीना को भी वहीं ले आया था। शारिक ने कहा, तुम्हें मेरी माँ और बहन से मिलने का बहुत इश्तियाक था, अब तुम चंद रोज इनके साथ रहोगी। माँ जी की तबीयत जरा संभल जाए तो हम कराची चलेंगे। मरियम और रजिया समीना से मिलकर बहुत खुश हुई। रजिया तो उससे लिपटी जा रही थी। शारिक ने उन्हें समीना के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि वो उसके कारोबार की हिस्सेदार है और पेशावर से आई हुई है। समीना को भी उसने यहाँ लाने से पहले अच्छी तरह समझा दिया था। मरियम की तरफ से मुतमईन होने के बाद शारिक ने एक बार फिर हाजी अब्दुल्ला से मुलाकात की और उसे बता दिया कि अब वो उसके काम के लिए तैयार है। हाजी ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, देखो शारिक, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है और इसके लिए मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारा इंतखाब किया है। मामला 1-2 लाख का नहीं, 500 किलो हेरोइन का है। ये फैसला करना तुम्हारा काम है कि अपना एतमाद बनाते हो या इतनी बड़ी दौलत लेकर कहीं गायब होने की कोशिश करते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि दुनिया के किसी भी कोने में तुम मेरी निगाहों से छुपे नहीं रह सकोगे। शारिक बोला, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं एक एडवेंचर समझकर आपकी ये पेशकश कबूल कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास भी इतनी दौलत है कि मैं चाहूँ तो किसी मुल्क में जाकर सेटल हो सकता हूँ और मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ, सब जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। तुम 2-3 दिन के बाद अपने यहाँ के मामलात समेट लो। गामे को भी एक मर्तबा मेरे सामने ले आना। तुम्हें यहाँ के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। शारिक बोला, ठीक है, मैं 1-2 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आपसे मिलूंगा। शारिक ने गामे को न सिर्फ सब कुछ समझा दिया बल्कि उसे हाजी अब्दुल्ला से भी मिलवा दिया था। नौलखे को वो अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए उसे भी तैयार रहने को कह दिया था। मरियम और रजिया को भी बता दिया था कि 2-4 रोज बाद वो समीना के साथ मुल्क से बाहर जाने वाला है। सबसे आखिर में वो सुहेल से उसके रेस्टोरेंट में मिला था। सूरत हाल से आगाह करने के बाद वो स्याह रंग का एक भारी ब्रीफकेस उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये ब्रीफकेस मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लो। अगर मैं वापस आ गया तो ठीक है, ये अमानत वापस ले लूंगा, और अगर किसी अखबार में मेरे मरने की खबर पढ़ लो तो ये ब्रीफकेस माजी और रजिया के हवाले कर देना और मेरे बाद उनका ख्याल तुम रखना। दूसरे-तीसरे दिन घर का चक्कर लगाते रहना। उसी रात शारिक ने हाजी अब्दुल्ला से समनाबाद वाली कोठी में आखिरी मुलाकात की। हाजी अब्दुल्ला ने उसे अपना सारा मंसूबा समझा दिया। आखिर में वो कह रहा था, कराची में तुम मिस्टर डिकोस्टा नामी एक शख्स से मिलोगे। वो गोवा का ईसाई है। तुम्हारे पास जर्द रंग का तिकोन रुमाल तुम्हारी शनाख्त बनेगा और कोड वर्ड्स के तबादले के बाद तुम इत्मीनान कर लोगे कि तुम सही आदमी से मिले हो। वो न सिर्फ माल तुम्हारे हवाले करेगा बल्कि बाज दीगर मामलात में भी तुम्हारी मदद करेगा। उसके अलावा जो कुछ भी करना होगा तुम्हें खुद करना होगा। हाजी अब्दुल्ला ने एक जर्द रंग का तिकोन रुमाल उसके हवाले कर दिया और शनाख्त के लिए कोड वर्ड्स भी बता दिए। हाजी अब्दुल्ला का मंसूबा अच्छी तरह समझने के बाद शारिक वहां से रुखसत हो गया और जब वो घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। और फिर उसके अगले रोज आधी रात के बाद शारिक, समीना और नौलखा जहाज में कराची की तरफ परवाज कर रहे थे। डिकोस्टा की उम्र 45 साल के लगभग रही होगी। वो दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी था। आबनूसी रंगत और चमकते हुए सफेद दांत, आंखों में अजीब सी चमक थी। शारिक से उसकी मुलाकात एक शानदार रेस्टोरेंट में हुई थी। मुलाकात का वक्त और मकाम पहले से ही तय था। लाहौर से रवानगी से 1 रोज पहले हाजी अब्दुल्ला ने ही शारिक को बताया था कि डिकोस्टा कराची में कहां और कब मिलेगा। हाजी अब्दुल्ला ने डिकोस्टा का जो हुलिया बताया था वो इतना आसान था कि एक बच्चा भी उसे आसानी से शनाख्त कर सकता था। इसलिए डिकोस्टा जैसे ही रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था, शारिक ने उसे फौरन ही पहचान लिया।
शारिक समीना के साथ ऐसी मेज पर बैठा था जहां से रेस्टोरेंट में आने जाने वाले हर शख्स पर निगाह रखी जा सकती थी। डिकोस्टा रेस्टोरेंट में दाखिल होकर दरवाजे के करीब ही रुक गया और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। हाजी अब्दुल्ला के बताए हुए हुलिये के मुताबिक शारिक ने फौरन ही उसे पहचान लिया। उसके गले में जर्द रंग का एक तिकोना रुमाल बंधा हुआ था। शारिक ने भी जेब से उसी रंग का तिकोना रुमाल निकाल लिया। पहले उसे एक दो मरतबा हौले से झटका, फिर मेज पर रखकर उसकी तह लगाने लगा। समीना अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने शारिक के पास ये रुमाल पहली मर्तबा देखा था। डिकोस्टा चंद लम्हे दरवाजे के करीब ही खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर उसकी नजरें शारिक की टेबल की तरफ उठ गईं। शारिक के हाथ में जर्द रंग का रुमाल देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वो दरवाजे के सामने से हटकर नपे तुले कदम उठाता हुआ उनकी मेज की तरफ आ गया। उसने मुस्कुराते हुए शारिक और समीना की तरफ देखा। बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? समीना कुछ जिज़बिज़ हो गई। उसने इधर उधर देखा। 2-3 मेजें खाली थीं। बोली, ये सामने वाली टेबल खाली है, आप शारिक ने उसे टोक दिया। नहीं समीना, हमें अच्छे एटिकेट का मुजाहरा करना चाहिए। वो डिकोस्टा की तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, जरूर जरूर, तशरीफ रखिए मोहतरम। डिकोस्टा एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। बोला, शुक्रिया। आदमी अकेला हो तो बड़ी बोरियत महसूस करता है, अगर अच्छी कंपनी मिल जाए तो वक्त अच्छा गुजर जाता है। शारिक ने कहा, जी हाँ, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी अच्छी कंपनी की तलाश करता। समीना अब भी जिज़बिज़ सी हो रही थी। दरअसल शारिक ने उसे ये नहीं बताया था कि वो यहाँ क्यों आए हैं, बल्कि हकीकत तो ये थी कि उसने समीना को अभी तक हालात से बिल्कुल बेखबर रखा था। वो तो अब तक यही समझ रही थी कि वो लोग सैर व तफरीह के लिए यहाँ आए हैं। कराची पहुंचकर उन्होंने एक होटल में क़याम किया था। वो दिन भर होटल में पड़े सोते रहे थे और रात का खाना खाने के बाद शारिक और समीना होटल से निकल आए थे। नौलखे ने होटल में ही रहने को तरजीह दी थी। ये दोनों मुख्तलिफ जगहों पर घूमते हुए उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। उन्होंने कॉफी पी थी। वेटर बर्तन उठाकर ले गया था। उस वक्त 11 बजने वाले थे और समीना का ख्याल था कि वो लोग जल्द ही यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन इस दौरान वो अजनबी टपक पड़ा और वो और शारिक इस तरह बातें करने लगे थे जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हों। हालांकि समीना जानती थी कि शारिक पहली मर्तबा कराची आया था और लाहौर में भी इस शख्स को उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर ये भी ख्याल आया था कि वो शारिक के सारे ही जानने वालों से तो वाकिफ नहीं थी। शारिक कई कई रोज गायब रहता था। हो सकता है उस शख्स से भी उसके ताल्लुकात रहे हों। डिकोस्टा बोला, मैं गाड़ी खड़ी करके इस तरफ आ रहा था कि 2-3 कुत्ते मेरे पीछे लग गए। मैं उन्हें हुश्कारने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो किसी तरह मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इत्तेफाक से एक बिल्डिंग की पहली मंजिल के फ्लैट से किसी औरत ने नीचे कुछ फेंका। वो शायद बचा कुचा खाना था, उसमें कुछ हड्डियां भी थीं। कुत्ते हड्डियां नोचने लगे और मुझे आगे आने का मौका मिल गया। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हड्डी कुत्तों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका मतलब है कि कुत्तों से बचने के लिए जेब में हड्डी रखना बहुत जरूरी है। डिकोस्टा ने हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा, अब ये तो होने से रहा कि आदमी हर वक्त जेब में हड्डी लिए फिरता रहे। अलबत्ता कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे तरीके भी हो सकते हैं और हमें उन तरीकों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। शारिक बोला, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ मिस्टर डिकोस्टा। डिकोस्टा बोला, वेल, तुमने इस लेडी का तारुफ नहीं करवाया। समीना चौंक गई। उन दोनों में से किसी ने भी अपना तारुफ नहीं करवाया था और अब वो एक दूसरे को उसके नाम से मुखातिब कर रहे थे। समीना को समझने में देर न लगी कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो इधर उधर देखने लगी। रेस्टोरेंट का हॉल खासा भरा हुआ था और मुनासिब फासलों पर मेजें लगी हुई थीं। आमने सामने की 2 दीवारों के साथ छोटे छोटे कैबिन भी बने हुए थे। बाज कैबिनों के सामने पर्दे खिंचे हुए थे। उस रेस्टोरेंट में ज्यादातर नौजवान जोड़े ही बैठे हुए थे, जो हॉल की मध्यम रोशनी में सर जोड़े सरगोशियों में मसरूफ थे। शारिक ने समीना का तारुफ करवाया। बोला, ये मेरी दोस्त है समीना। शारिक और डिकोस्टा बातों ही बातों में कोड वर्ड्स के तबादले से इत्मीनान कर चुके थे कि वो दोनों वही हैं जो उन्हें होना चाहिए। डिकोस्टा ने कहा, तो चलें मिस्टर शारिक। शारिक बोला, ठीक है चलो, और वो तीनों मेज से उठ गए। कॉफी का बिल शारिक पहले ही अदा कर चुका था। वो तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। समीना जीन्स और टी-शर्ट पहने हुए थी, पैरों में जॉगर्स थे। इस लिबास में वो बड़ी स्मार्ट लग रही थी। डिकोस्टा बार बार कनखियों से उसकी तरफ देख रहा था। अभी 11:30 ही बजे थे। सड़क पर बड़ी रौनक थी। डिकोस्टा की कार वहां से तकरीबन 50 गज दूर एक साइड स्ट्रीट में खड़ी थी। डिकोस्टा ने स्टीयरिंग संभाल लिया और समीना और शारिक पिछली सीट पर बैठ गए। समीना अब भी परेशान थी कि ये मिस्टर डिकोस्टा कौन है और वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है। उसने शारिक से कुछ पूछना चाहा मगर फिर खामोश हो गई। गाड़ी शहर के बारौनक इलाके से निकलकर सब्जी मंडी की तरफ आ गई और फिर सब्जी मंडी के दरमियान एक तंग सी सड़क से होती हुई पिछली तरफ निकल आई। गले सड़े फलों और सब्जियों की सड़ान से फजा मुताफिन हो रही थी। समीना ने नाक पर हाथ रख लिया। गाड़ी जहां रुकी थी वो एक अहाता था। लकड़ी की खाली पेटियों के अंबार लगे हुए थे। घास फूस भी बिखरा हुआ था। उस अहाते की दीवार भी लकड़ी के तख्तों की थी।
लकड़ी के तख्तों ही का एक आरजी सा गेट लगा हुआ था। उस तरफ तारीकी थी और ज्यादातर इसी तरह पेटियों के अंबार लगे हुए थे। कहीं कहीं हल्की रोशनी का कोई बल्ब जल रहा था। वो तीनों कार से उतर आए और अहाते वाले फाटक की तरफ चलने लगे। डिकोस्टा उनमें सबसे आगे था। लकड़ी के फाटक के सामने पहुंचकर वो रुक गया। उसने टूटे हुए तख्तों में हाथ डालकर अंदर से मुड़ी हुई तार का कुंडा हटा दिया, फिर फाटक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। समीना और शारिक भी उसके पीछे ही फाटक में दाखिल हो गए। दाएं तरफ तारीकी से एक भारी आवाज आई, कौन हो तुम लोग? रुक जाओ। डिकोस्टा बोला, मैं हूं समंदर खान। तारीकी से जवाब मिला, ओ कोस्टर। फिर एक लंबा तड़ंगा आदमी सामने आ गया। उसने कोस्टा का नाम खूब बिगाड़ा था। डिकोस्टा बोला, लाहौर से मेहमान आए हैं, इन्हें पीछे लेकर जाना है। समंदर खान ने फाटक बंद कर दिया और उन्हें लेकर पेटियों के अंबार के पीछे आ गया। यहाँ एक बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा शेड था। उस शेड के नीचे भी खाली पेटियों के अंबार लगे हुए थे। समंदर खान ने लकड़ी के एक सुतून के साथ लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया। शेड से लटका हुआ 100 वॉट का एक बल्ब रोशन था। चारों तरफ पेटियों के अंबार होने की वजह से रोशनी उस शेड तक ही महदूद थी। शेड के नीचे लकड़ी की खाली पेटियां बड़े सलीके से नीचे ऊपर चुनी हुई थीं। जमीन पर घास फूस थी जो गीली थी और चलने से पिच पिच की आवाजें उभर रही थीं। चारों तरफ नागवार सी बू फैली हुई थी। वो एक जगह रुक गए। समीना इधर उधर देख रही थी। वो अब तक नहीं समझ सकी थी कि डिकोस्टा उन्हें यहाँ क्यों लाया था। डिकोस्टा ने समंदर खान को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर नीचे ऊपर पड़ी हुई खाली पेटियों में से एक पेटी बड़ी एहतियात से खींच ली और फिर 3-4 पेटियां और निकाल ली। पेटियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह चुनी हुई थीं कि बीच की चंद पेटियां निकाल लेने से अंबार की दूसरी पेटियां अपनी जगह से हिली तक नहीं थीं। समंदर खान ने अपने लिबास से एक पेंसिल टॉर्च निकालकर डिकोस्टा के हाथ में थमा दी। डिकोस्टा ने शारिक को इशारा किया और वो टॉर्च की रोशनी में पेटियों के दरमियान उस खला में झांकने लगा। अंदर नीले पॉलिएस्टर की बोरियां पड़ी हुई थीं। एक बोरी का मुंह खुला हुआ था। शारिक ने हाथ डालकर उसमें से सफेद प्लास्टिक की एक थैली निकाल ली। ये हेरोइन थी और थैली पर नुमाया तौर पर 5 kg छपा हुआ था। शारिक कुछ देर तक उस थैली का जायजा लेता रहा, फिर थैली दोबारा उसी बोरी में रख दी और पीछे हट गया। समंदर खान ने बड़ी एहतियात से वो तमाम पेटियां दोबारा उसी तरह सेट कर दी। समीना ये सब कुछ बड़ी हैरत से देख रही थी। अब उसे ये समझने में देर न लगी थी कि शारिक उसे महज सैरो तफरी के लिए कराची लेकर नहीं आया था। हेरोइन का वो पैकेट देखकर वो समझ गई थी कि ये उसका कारोबारी दौरा था और डिकोस्टा नामी उस शख्स की मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। ये मुलाकात एक बाकायदा प्रोग्राम के तहत हुई थी और ये प्रोग्राम गालिबन लाहौर से रवाना होने से पहले ही तय कर लिया गया था। लकड़ी की पेटियों वाले उस अहाते से निकलकर वो दोबारा कार में आ गए। समंदर खान फाटक बंद करके दोबारा तारीकी में गायब हो चुका था। कार सब्जी मंडी की हुदूद से निकली तो समीना ने इत्मीनान का सांस लिया। गले सड़े फलों और सब्जियों की सड़ान से तो उसका दिमाग फटने लगा था। शारिक ने कहा, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ेगी डिकोस्टा। वो उस वक्त डिकोस्टा के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था और समीना पिछली सीट पर। डिकोस्टा ने कहा, किस किस्म की मदद चाहते हो? शारिक बोला, 1-2 ऐसे आदमियों से मिलवा दो जिनसे मैं कुछ काम ले सकूं, लेकिन वो आदमी हर लिहाज से काबिल एतमाद और पढ़े लिखे होने चाहिए। डिकोस्टा ने कहा, ठीक है, मैं कल एक आदमी को तुमसे मिला दूंगा, वो तुम्हारे मसले हल कर देगा। कार शहर के उस इलाके में पहुंच गई जहां उनका रिहायशी होटल था। डिकोस्टा ने कार होटल से दूर ही रोक ली। शारिक ने डिकोस्टा की तरफ देखते हुए कहा, एक बात और, होटल में रहकर हम आजादी से काम नहीं कर सकते। किसी अच्छे इलाके में रिहाइश के लिए मकान और गाड़ी का भी बंदोबस्त करना होगा ताकि हम आजादी से काम कर सकें। डिकोस्टा ने कहा, कल दोपहर के वक्त तुम लोग मकान में मुंतकिल हो जाओ और गाड़ी भी मिल जाएगी। 1 बजे होटल में मेरे फोन का इंतजार करना। शारिक बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ये कहते हुए वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। वो दोनों पैदल चलते हुए होटल की तरफ आ गए। उस वक्त रात का 1 बज चुका था। होटल का लोहे का जंगले वाला गेट बंद हो चुका था। अंदर की तरफ कुर्सी पर एक दरबान बैठा हुआ था। उसने उन्हें देखकर दरवाजा खोल दिया और वो दोनों अंदर आ गए। नौलखा अपने कमरे में सो चुका था। ये दोनों अपने कमरे में आ गए। उन दोनों ने होटल में मियाँ बीवी की हैसियत से इंदराज करवाया था। समीना ने दरवाजा बंद करते हुए शारिक की तरफ देखा। बोली, ये सब क्या है? मैं तो समझी थी कि हम यहाँ सैरो तफरी के लिए आए हैं और चंद रोज के बाद बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये मिस्टर डिकोस्टा और खाली पेटियों के अंबार में छुपी हुई वो हेरोइन। शारिक बोला, लाहौर में तुम्हें ये सब कुछ बताने का मौका नहीं मिल सका। हम चंद रोज कराची में रहेंगे, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। इस दौरान तुम और नौलखा आजादी से कराची की सैरो तफरी करते रहना। इस मिशन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग चंद रोज के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। समीना ने उसे घूरा। बोली, मिशन क्या है? शारिक ने कहा, हेरोइन की एक बड़ी खेप जो समंदरी रास्ते से एक गैर मुल्की जहाज पर मुंतकिल करनी है। फिर वो उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था
ये मिस्टर डिकोस्टा हाजी अब्दुल्लाह का आदमी है। हिरवन भी तुम देख चुकी हो। अब इस हिरवन को कराची से निकालकर खुले समंदर में उस गैर मुल्की जहाज पर मुंतकिल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सिलसिले में मसरूफ रहूंगा। तुम नौलखे के साथ घूमती फिरती रहना। समीना जवाब देने के बजाय बिस्तर पर लेट गई। उसने सिर्फ जॉगर्स उतार कर एक तरफ फेंक दिए थे, कपड़े तब्दील नहीं किए थे। कुछ देर के बाद शारिक भी उसी बेड पर लेटा हुआ था। चंद मिनट के बाद वो दोनों नींद की आगोश में पहुंच चुके थे। उस शख्स का नाम तो अगरचे खुर्रम था, लेकिन वो अपने हल्के में टीटू के नाम से मशहूर था। उसकी उम्र 27-28 साल रही होगी। दराज कामत, सेहतमंद जिस्म, गोरी चिट्टी रंगत, पेंसिल जैसी बारीक मूछें उसके चेहरे पर बड़ी भली लग रही थीं। वो कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। उसके माँ बाप उसे जो कुछ बनाना चाहते थे वो तो नहीं बन सका था, लेकिन वो एक गुंडा बन गया था, और गुंडा भी ऐसा जिसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे। उसके जानने वालों को हैरत होती थी कि टीटू जैसा आदमी आला सरकारी ऑफिसरों के दफ्तरों और MPA और MNA वगैरह के दफातर में बेतकल्लुफी से किस तरह घुस जाता है। बाज लोग जो टीटू को जानते थे, उनका टीटू के बारे में ख्याल था कि वो अफसरान और आला शख्सियात को ब्लैकमेल करता है। उनकी कोई ना कोई दुखती रग उसके हाथ में है और वो उसके इशारों पर नाचने पर मजबूर है। शारिक के लिए टीटू बड़े काम का आदमी साबित हुआ था। एक तरफ उसके ताल्लुकात बहुत ऊंची सतह तक थे और दूसरी तरफ निहायत निचली सतह पर भी उसका मिलना मिलाना था। शारिक ने टीटू की मदद से एक टिन स्मिथ से राब्ता कायम किया और अपनी निगरानी में लोहे की चादर का एक कंटेनर तैयार करवाया। ये कंटेनर ऊंचाई में कम था लेकिन चौड़ाई ज्यादा थी। कंटेनर तैयार करवाते वक्त इस बात का ख्याल रखा था कि हेरोइन की 5-5 किलो वाली 100 थैलियां आसानी से उसमें समा सकें। कंटेनर तैयार करवाने के बाद शारिक टीटू के साथ मुख्तलिफ जगहों पर घूमता रहा। उन जगहों में कुछ सरकारी दफातर भी थे और बाज दुकानें वगैरह भी, जहां से कुछ सामान खरीदा गया था। शारिक के ख्याल में टीटू ज्यादा काबिल एतमाद नहीं था, लेकिन वो उसे अपने साथ रखने पर मजबूर था। इन तमाम कामों से निमटने के बाद शारिक टीटू को लेकर कराची से कई मील दूर माहीगीरों की एक बस्ती में पहुंच गया। समीना भी उसके साथ थी। इस दौरान शारिक ने महसूस किया था कि टीटू बड़ी ललचाई हुई नजरों से समीना की तरफ देखता रहा था और वो शारिक के बजाय समीना ही से ज्यादातर बात करने की कोशिश करता रहा था। समीना के चेहरे पर उलझन के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। माहीगीरों की बस्ती में नूरू चाचा को तलाश करने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। नूरू चाचा की उम्र 60 साल के लगभग रही होगी। सर के बाल बर्फ की तरह सफेद और क्लीन शेव और रंगत तवे की तरह स्याह थी। उसकी सारी जिंदगी समंदर में गुजरी थी, लेकिन अब कुछ अरसे से उसने समंदर में जाना छोड़ दिया था। नूरू चाचा 3 लॉन्चों का मालिक था। एक उसका बेटा खुद चलाता था और बाकी 2 उसने ठेके पर दे रखी थी। थे तो ये लोग माहीगीर, लेकिन आम तासुर ये था कि ये लोग दूसरों के साथ मिलकर मनशियात और इंसानों की स्मगलिंग भी करते थे। समंदर की निगरान लॉन्चों को धोखा देकर खलीज की साहली रियासतों तक पहुंच जाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। नूरू चाचा ने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, फरमाओ साहब, क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो उस वक्त एक झोंपड़े में चटाई पर बैठे हुए थे और उनके सामने कहवे की प्यालियां रखी हुई थी। झोंपड़े से घाट पर खड़ी हुई माहीगीरों की लॉन्चें और समंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। शारिक ने कहवे की प्याली उठाते हुए कहा, हमें एक लॉन्च चाहिए, बहुत अच्छी हालत में और तेज रफ्तार। नूरू चाचा ने पूछा, किस मकसद के लिए? फिर खुद ही बोला, अगर आपको लॉन्च स्मगलिंग करने की गरज से चाहिए तो फिर मैं माजरत चाहूंगा। मैं इस किस्म के गैर कानूनी धंधे नहीं करता। मेरी सारी जिंदगी समंदर में गुजरी है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दूसरों को मुझ पर उंगली उठाने का मौका मिल सके। शारिक बोला, तुम गलत समझे नूरू चाचा, हमारा ताल्लुक एक ऐसे प्राइवेट इदारे से है जो समंदर में मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात करता है। हमारे इदारे के पास अपनी 2 लॉन्चें हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों लॉन्चें समंदर में गई हुई हैं, इसलिए हमें लॉन्च की जरूरत पड़ गई है। आपको इदारे की तरफ से जमानत फराहम की जाएगी कि उसे गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नूरू चाचा चंद लम्हे खामोशी से उन तीनों की तरफ देखता रहा, फिर बोला, लॉन्च आपको कितने दिनों के लिए चाहिए? शारिक बोला, कम से कम 1 हफ्ते के लिए, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। नूरू चाचा बोला, इत्तेफाक से मेरी वो लॉन्च आज सुबह ही समंदर से वापस आई है जो आपके काम की हो सकती है। आप लोग पहले लॉन्च देख लें, उसके बाद भाड़ा वगैरह तय कर लेंगे। वो लोग झोंपड़ी से निकलकर घाट पर आ गए। कई कश्तियां और लॉन्चें खड़ी थीं, ज्यादातर ऐसी थीं जो सिर्फ माहीगीरों के लिए ही इस्तेमाल हो सकती थीं। अलबत्ता 2 लॉन्चें ऐसी भी नजर आ रही थीं जिन पर बाकायदा कैबिन बने हुए थे। वो लोग जेटी से होते हुए उस लॉन्च पर आ गए जिसके कैबिन पर नीले रंग में एक चौड़ी पट्टी बनी हुई थी। कैबिन के अरशे पर 3 आदमी काम कर रहे थे। 2 तो जाल समेट रहे थे और एक अरशे की सफाई कर रहा था। मछली की बू नुमाया तौर पर फजा में फैली हुई थी। नूरू चाचा ने कहा, ये लॉन्च मेरा बेटा इस्तेमाल करता है। इसमें 2 कैबिन हैं और इंजन बेहतरीन हालत में है। चंद रोज पहले ही इंजन की ओवरहॉलिंग की गई है।
वो लोग घूम फिर कर लॉन्च देखने लगे और फिर उसके किराए की बात होने लगी। नूरू चाचा बहुत ज्यादा मांग रहा था, लेकिन बहरहाल उनमें मामला तय हो गया। नूरू चाचा ने पूछा, तुम लोग कब जाना चाहते हो? शारिक बोला, 3-4 दिन तो लगेंगे। इस दौरान हमें लॉन्च पर कुछ काम करना होगा, कुछ आलात और मशीनें फिट करनी है। कल मैं अपने कारीगरों को लेकर आ जाऊंगा और जैसे ही काम मुकम्मल होगा हम रवाना हो जाएंगे। नूरू चाचा ने कहा, लॉन्च के अमले के 3 आदमी हैं, इनका खर्च भी तुमको देना होगा। शारिक बोला, खर्च तो खाने पीने का ही होगा और जाहिर है वो खाना हमारे साथ ही खाएंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे। नूरू चाचा को 10,000 रुपए एडवांस दे दिए गए और वो लोग शहर वापस आ गए। उसी रात शारिक, समीना और डिकोस्टा को लेकर सब्जी मंडी पहुंच गया। लोहे की चादरों वाला कंटेनर पहले ही वहां पहुंच चुका था। रात के सन्नाटे में बड़ी खामोशी से हेरोइन की थैलियां वाटरप्रूफ बैग्स में डालकर आहनी कंटेनर में पैक कर दी गईं। कंटेनर को इस तरह बंद कर दिया गया था कि उसमें पानी दाखिल होने का एहतमाल न रहे। कंटेनर को फिर लकड़ी की खाली पेटियों के अंबार के नीचे छुपा दिया गया।